कल तुम्हारे कोई डाउट होएगा क्लियर कोऑर्डिनेशन के हैं? भाई चलो लिखो इसमें। तो मैंने क्या कहा, प्रकृति में कोई भी तत्व दोनों अवस्थाओं में मिल सकता है, मुक्त में भी और संयुक्त अवस्था में। दोनों ही अवस्था में जो मिलता है प्रकृति में उसे ही अपन क्या कहते हैं, खनिज। और जिस खनिज से धातु को निकालना करना आसान है और सस्ता है उसे क्या कहते हैं। और जो बाहरी अशुद्धियां लगी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, गैंग या अधात्री, है ना। दो तरह के अयस्क बताए, मुक्त अवस्था में मिलने वाले और संयुक्त अवस्था में मिलने वाले। अयस्कों के मैंने कुछ इंपोर्टेंट आपको नाम और उनके फॉर्मूले लिखा दिए, अगर याद कर लो तो ठीक है। अब जो ये अयस्क मिलते हैं अपने को प्रकृति में, इनसे धातु का निष्कर्षण 4 पदों में करते हैं। कितने पदों में? 4 पदों में। सबसे पहले तो अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लेते हैं। फिर उसके बाद उनको क्या करते हैं, बारीक बिल्कुल पाउडर की तरह पीस लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी अपन प्रक्रम कराएं, कोई भी रासायनिक क्रिया कराएं, वो एक बड़े ठोस टुकड़े की बजाय पाउडर में ज्यादा आसानी से होती है। पाउडर पे अपन रिएक्शन कराते हैं तो ज्यादा जल्दी होती है। क्यों? छोटे छोटे टुकड़े ज्यादा संपर्क में आएंगे, एरिया बढ़ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बात, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और बारीक पीस लेते हैं। आप पहला काम क्या करते हैं, जो बाहरी अशुद्धियां लगी हुई हैं, बाहरी अशुद्धि जिसको अपन ने क्या कहा है, गैंग, उसको हटाने का काम करते हैं। उसको जब हटाएंगे तो अयस्क की सांद्रता बढ़ जाएगी। तो इस पद को क्या नाम देंगे अपन, अयस्क का सांद्रण। जैसे आप बाहरी अशुद्धि हटा दोगे, अयस्क की मात्रा सांद्रता बढ़ जाएगी, तो क्या कहलाएगा ये दूसरा पद आपका, अयस्क का सांद्रण। अब आपने सांद्रित अयस्क बना लिया। अब वो जो सांद्रित अयस्क है उसमें धातु संयुक्त अवस्था में है, ऑक्साइड है, सल्फाइड है, अयस्क मैंने लिखा है ना बहुत सारे। तो उस धातु को क्या करना है, वहां से बाहर निकालना है। तो तीसरे पद में क्या करते हैं अपन, धातु को सांद्रित अयस्क में से अलग करते हैं। अब जो धातु मिलती है वो भी शुद्ध नहीं होती, उसमें भी अभी कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। कहां रह जाती हैं अशुद्धियां? जो उसका जालक बना होता है ना धातु के परमाणुओं का, उनके बीच में क्या रहती है, अभी भी कुछ खाली जगह, उनमें फंस जाती है दूसरे धातुओं के परमाणु आके, दूसरे तत्व के परमाणु आके। तो अभी भी जो धातु मिलती है वो अपने को शुद्ध अवस्था में नहीं मिलती। तो चौथे पद में क्या करते हैं अपन, धातुओं का शुद्धिकरण कराते हैं। तो ये 4 पद हैं। इन्हीं 4 पद को अपन को समझना है डिटेल में, इन्हीं के बारे में सारी बातें अपने को सीखना है। यही पूरा जो आपका चैप्टर है इसी का नाम है धातु कर्म। ये चारों पद मिला के क्या कहलाते हैं, इन्हीं को धातु कर्म कहते हैं। तो लिखो, अयस्क से धातुओं को पृथक करने के लिए, अयस्क से धातुओं को पृथक करने के लिए निम्न 4 पदों का अनुसरण करते हैं। अयस्क से धातुओं को पृथक करने के लिए निम्न 4 पदों का अनुसरण करते हैं। आ जाओ।
ठीक है, पहले लिख लो चारों पद। पहला पद क्या है? कूटना और पीसना। कूटना और पीसना, पहले कूटते हैं और फिर पीसते हैं। ठीक है, इसमें तो कुछ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। कूटना पीसने में तो सब सामान्य सी बात है भैया। बड़े बड़ी फैक्ट्रियां होती, बड़े बड़े वो होती है मशीनें, है ना, क्रशर होते हैं, क्रशर से तो क्रश करते हैं, क्रश मतलब कूटते हैं। और फिर ग्राइंडर होते हैं, ग्राइंडर और बॉल मिल, बॉल मिल और ग्राइंडर में डाल के उसको बारीक पीस लेते हैं भाई। इसमें कुछ पढ़ने का समझने का कुछ है ही नहीं। दूसरा पद कौन सा है? अयस्क का सांद्रण। दूसरा काम क्या करते हैं? अयस्क का सांद्रण। तीसरा पद धातु का पृथक्करण। और चौथा पद है धातु का शुद्धिकरण। पहला पद तो पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। दूसरा पद क्या है? का सांद्रण। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ। इसको कहते हैं सांद्रण। अयस्क में से गैंग को या धात्री को अलग करना। अयस्क में से किसको हटाना? गैंग को या धात्री को हटाना क्या कहलाता है अयस्क का? और लिखो हेडिंग डाल के, अयस्क में से गैंग या धात्री को हटाना। अयस्क में से गैंग या अधात्री को हटाना। ठीक है, अब देखो, सभी अयस्कों के सांद्रण के लिए कोई एक विधि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये निर्भर करता है कि कौन सी विधि से सांद्रण करेंगे उस अयस्क की प्रकृति पर और उसमें जो अशुद्धियां पाई जाती है उसकी प्रकृति पर। दोनों पर निर्भर करता है कि आप सांद्रण के लिए कौन सी विधि उपयोग में लाएंगे। ठीक है ना? तो लिखो, अयस्कों के सांद्रण की निम्न विधियां हैं। अयस्कों के सांद्रण की निम्न विधियां हैं। घनत्वीय। पहली विधि का क्या नाम है? गुरुत्वीय या घनत्वीय पृथक्करण विधि। इसका एक नाम और भी है, इसको कहते हैं जलीय प्रक्षालन। मैंने क्या कहा? तीन चीजें पढ़नी है अपने को। एक तो सिद्धांत, दूसरा विधि प्रोसेस और तीसरा उदाहरण। तो नाम में ही देखो पता चल रहा है सिद्धांत के बारे में। क्या पता चल रहा है? बताओ, सिद्धांत क्या लगेगा इस विधि में? हाँ, दोनों जो है ना, अयस्क और अशुद्धि, उनके घनत्व में अंतर होगा। दोनों के घनत्व में क्या होगा? एक भारी होगा जिसका घनत्व ज्यादा होगा और एक हल्का होगा जिसका घनत्व कम होगा।
अब क्या करेंगे, बारीक पीसी लिया है दोनों को, पानी की तेज धारा उसके ऊपर से प्रवाहित करेंगे। पानी की क्या करेंगे उसके ऊपर से, तो जिसका घनत्व कम होगा, जो हल्का होगा, वो पानी के साथ बह जाएगा, और भारी जो होगा वो पीछे रह जाएगा। यही बात होगी ना। तो विधि भी आसान है, ठीक है ना। तो सिद्धांत क्या है, मैंने कहा पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन, तो सिद्धांत लिखो। यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब अयस्क का घनत्व अधिक और अयस्क का घनत्व क्या होता है, अधिक, और यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब अयस्क का घनत्व अधिक और अशुद्धियां हल्की होती हैं। अशुद्धियां कैसी रहती हैं, हल्की। विधि लिख लो। विधि क्या है, इसमें बारीक पिसे हुए अयस्क पर, इसमें बारीक पिसे हुए अयस्क पर जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। इसमें बारीक पिसे हुए अयस्क पर जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे अशुद्धियों के कण बहकर जल के साथ चले जाते हैं और अशुद्धियों के कण बहकर जल के साथ चले जाते हैं और अयस्क के भारी कण पीछे छूट जाते हैं। अयस्क के भारी कण पीछे छूट जाते हैं। ठीक है भाई। अब ये एक सामान्य विधि है, सब अयस्कों के लिए काम में ला सकते हैं इसको। सामान्यतः पी खंड के और जो डी खंड के तत्व हैं, पी खंड के और डी खंड की जो धातुएं हैं ना, उनके लिए ये विधि काम में लाई जाती है। क्योंकि पी और डी खंड की धातुओं के देखना, परमाणु भार और अणु भार बहुत अधिक होने से घनत्व क्या होगा, ज्यादा भारी होंगे अयस्क उनके, इसलिए उनके लिए ये विधि अपन काम में लाएंगे। कॉमन विधि है ये, है ना। इस विधि का उपयोग जो अयस्क है ना, उसमें से सिलिका यानी रेत जो होता है ना, SiO2, उसकी अशुद्धि को हटाने के लिए करते हैं। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है ना। इसमें दो उपकरण काम में आते हैं, एक को तो कहते हैं हाइड्रोलिक कन्वर्टर और एक कहलाता है विल्फली टेबल। दो उपकरण इसमें काम में लाते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, दो उपकरण जिनको काम में लाते हैं, एक का नाम तो क्या है, हाइड्रोलिक, है ना, कन्वर्टर, और दूसरे का नाम है विल्फली टेबल। हाइड्रोलिक कन्वर्टर और विल्फली टेबल, इनको हिंदी में क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे। इसने कह दी यही बोलेंगे, तो वही बोलेंगे, देख लेंगे, हिंदी मिल जाएगा अभी। हाँ, हाइड्रोलिक को हाइड्रोलिक ही लिखते हैं ना, कन्वर्टर को तो प्रवर्तक लिख दो, हाइड्रोलिक प्रवर्तक।
और बिलफली टेबल को हिंदी में क्या लिखते हैं? यही लिखते हैं ना, यही लिखो। टेबल को मेज नहीं, टेबल को मेज तो कभी नहीं लिखते भाई, टेबल को तो टेबल ही बोलते हैं। चलो लेके लो। ये दो उपकरण काम में लाए जाते हैं, बस दोनों के नाम लिख लो, कभी नाम पूछ ले तो बस, और क्या है। दूसरी विधि कौन सी है? चुंबकीय पृथक्करण, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण भी कह सकते हो, है ना, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण भी बोल सकते हो। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन। सिद्धांत इसका देखो, नाम में ही छिपा हुआ है सिद्धांत। दोनों में से अयस्क या अशुद्धि में से किसी एक की प्रकृति चुंबकीय होगी और दूसरे की प्रकृति, है ना, अचुंबकीय। यानी एक अनुचुंबकीय होगा पैरामैग्नेटिक और दूसरा प्रतिचुंबकीय होगा डायामैग्नेटिक। दोनों के चुंबकीय गुणों में अंतर होगा। क्या प्रतिचुंबकीय में डिफरेंस पता है? अभी नहीं पता तुम्हें? अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जिनको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, और प्रतिचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबक अपने से दूर फेंक देती है। हाँ, इलेक्ट्रो लगा लो। ठीक है, तो सिद्धांत लिख लो। क्या? हाँ, उसी से पता चलेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय देखना सिखाया है तुम्हें खूब, कोऑर्डिनेशन में भी सिखाया है, केमिकल बॉन्डिंग में भी सिखाया है ना। तो लिखो, यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब अयस्क और अशुद्धि के चुंबकीय गुणों में यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब अयस्क और अशुद्धि के चुंबकीय गुणों में अंतर होता है। दोनों में से एक के चुंबकीय गुणों में अंतर होता है। दोनों में से एक तो क्या होता है? अनुचुंबकीय कह दो या चुंबकीय कह दो, एक ही बात है। दोनों में से एक चुंबकीय या अनुचुंबकीय कह दो, और दूसरा प्रतिचुंबकीय कह दो या अचुंबकीय कह दो, है ना। ये तो सिद्धांत हो गया। पहले इसकी विधि समझा दो, फिर इसके बाद इसके उदाहरण देखेंगे। विधि क्या है? देखो, इसमें दो क्या लेते हैं? व्हील, चक्के। दो क्या ले लेते हैं? चक्के ले लेते हैं, चक्के। इन दो चक्कों पर एक क्या घूमता रहता है? ये पट्टा। दो चक्के लेते हैं, चक्कों पर क्या घूमता रहता है? पट्टा घूमता रहता है। ठीक है, यहां से क्या डालते हैं इसके ऊपर? पिसा हुआ आटा। ठीक है, एक ही तरफ जा रहा है। क्या एक ही तरफ जा रहा है क्या? अब ठीक है,
आप क्या करते हैं, जैसे ये वाला जो व्हील है ना, इसको क्या बना लेते हैं, विद्युत द्वारा चुम्बक बना लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लेते हैं, इसको विद्युत धारा प्रवाहित करके इसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये जो पदार्थ है ये पट्टे पर आगे बढ़ेगा, अयस्क भी है और इसमें अशुद्धियां भी हैं। पट्टा आगे बढ़ेगा तो ये बढ़ेंगे आगे। यहां जब पहुंचेंगे चुंबक के पास तो दोनों में से एक कैसा है, अनुचुंबकीय या चुंबकीय, उसे ये पट्टा क्या करेगा, आकर्षित करेगा और आकर्षित करके थोड़े देर तक तो चिपका रहेगा ये पट्टे से। जहां पर इसका प्रभाव खत्म होगा वहां क्या होगा, ये छोड़ देगा और छोड़ देगा तो इसका इकट्ठा हो जाएगा, एक अलग ढेर बन जाएगा। और जो प्रतिचुंबकीय है वो उसको ये आकर्षित नहीं करेगा, तो यहां जैसे ही पहुंचेगा वो दूर जाके गिरेगा। ये तो कौन सा पदार्थ हो गया तुम्हारा, चुंबकीय या अनुचुंबकीय कह दो, और ये क्या हो गया तुम्हारा, अचुंबकीय कह दो या हाँ। ठीक है, ऐसे अलग कर लेंगे विधि। तो देखो सिद्धांत और विधि आसान है। उदाहरण, आयरन का कोई भी अयस्क ले लो, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन के सभी अयस्क चुंबकीय होंगे। और अशुद्धि क्या होती है आयरन के अयस्क में, SiO2 की, सिलिका रेत की। सिलिका कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय या अचुंबकीय, तो दोनों अलग हो जाएंगे। तो इसमें क्या ले लेंगे अपन, आयरन के अयस्क, लिखो क्या नाम, कोई भी ले लो आयरन के अयस्क, प्लस इसमें अशुद्धि कौन सी होगी, SiO2 की। ये तो कैसे हो गए तुम्हारे चुंबकीय और ये अचुंबकीय। ठीक है भाई। इसका सबसे ज्यादा जो फेमस उदाहरण है वो याद रखना आप, जो काम आएगा। टिन का अयस्क होता है SnO2। टिन का अयस्क क्या होता है, SnO2। इसका नाम होता है कैसीटेराइट, है ना। SnO2 का नाम मैं लिख दूं, कैसीटेराइट, बहुत पूछा जाता है। ये अयस्क है और इसमें किसकी अशुद्धि होती है, FeWO4, FeCrO4, इनकी अशुद्धियां होती हैं। ये अशुद्धियां हैं, इनका नाम होता है वोल्फ्रामाइड। इन अशुद्धियों का क्या नाम है, फ्रेमाइड। ये अयस्क है, ये तो अयस्क है, और इसमें ये क्या है, ये अशुद्धियां हैं। इनमें चुंबकीय कौन सा है, ये तो कैसा है, अचुंबकीय अयस्क, है ना। Sn+4 में है, +4 में Sn में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। इसमें आयरन आ गया, टंगस्टन आ गया। ये वास्तव में दो ऑक्साइडों का मिश्रित ऑक्साइड है, FeO का और WO3 का। FeO में Fe+2 में 3d6 4 अनपेयर्ड होंगे। WO3 में W किसमें है, +6 में, इसमें नहीं होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें होगा, ये होगा चुंबकीय। तो मिला के तो दोनों साथ में ही है, तो ये तुम्हारा कैसा पदार्थ होगा, चुंबकीय। एक उदाहरण और लिखते हैं, मैग्नीज का अयस्क होता है MnO2, क्या नाम होता है, पायरोलुसाइड। और इसमें अशुद्धि मिली होती है किसकी, SiO2 की, सिलिका की, ये अशुद्धि है। चुंबकीय कौन सा है दोनों में से, Mn+4 में रहेगा ना, 3d3 3 अनपेयर्ड होंगे, तो ये चुंबकीय पदार्थ है और ये अचुंबकीय। ठीक है, चलो नोट करो ये।
सिद्धांत और विधि तो बहुत आसान है, बस उदाहरण ही तुम्हें थोड़ा याद करनी पड़ेगी। सिद्धांत देख लो, मशीन बना लो, ये लिख लो जो तुम्हें अच्छा लगे। पूछ रहा है फेरोमैग्नेटिक, तो फिर पढ़ा देंगे। सॉलिड स्टेट पढ़ा दिया क्या? वहां बता दिया होगा फेरो क्या होता है, एंटी फेरो क्या होता है, फेरी क्या होता है। हाँ जो भी है देखो, चाहे पढ़ाओ, ये अपना काम नहीं है। आ जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। फेरो एंटी फेरो कौन से हैं, उदाहरण पूछ लेता है उसमें एनसीईआरटी में जो दिए हैं। हम नहीं बताएंगे, हमारा काम नहीं है, जिसका काम है वही बताए। सॉलिड स्टेट जिसमें है चैप्टर में वही पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ा है तो खुद पढ़ लेना एनसीईआरटी में, तो रटना है, उसमें क्या है। मुझे नहीं आता, झूठ मत। इधर करना रवि, कैमरा इधर। ये बच्चे लिख रहे हैं ना अभी। कुछ नहीं है, सब समझने का। इसी चैप्टर में कुछ नहीं याद करने का, सब समझने पढ़ने का। ये बातें कौन करते हैं? जो बच्चे या तो समझ नहीं पाते, दूसरा कौन टीचर करते हैं बात, जो समझा नहीं पाते। जिनको ऑर्गेनिक, जिनको इनऑर्गेनिक नहीं आती वो करते हैं। ऑर्गेनिक भी देख लेना आप, खैर यहाँ तो टीचर पढ़ाते ही हैं सभी। आप कहीं जैसे किसी अपनी जगह में कहीं किसी टीचर से पढ़ना, वो भी कहेगा ऑर्गेनिक याद करने की होती है।
तो उसको आते ही नहीं है समझाना, तो कहेगा याद करने के। जैसे समझाना नहीं आते, जिसको खुद समझ में नहीं आते जिसको, वो यही कहता है कि याद कर लो। है क्या नहीं बात? क्या वो अपने अपने कैपेसिटी होती है कोई। किसको ऑर्गेनिक हो गई होगी ना तुम्हारी खत्म? झाग उत्प्लावन विधि हेडिंग डालो, सिद्धांत लिखो इसका। सिद्धांत आगे डालो। यह विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि यह विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्योंकि सल्फाइड अयस्क अपनी सतह पर तेल की बूंदों को अधिशोषित कर लेते हैं। तेल की बूंदों को अधिशोषित कर लेते हैं। तेल की बूंदों को अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे यह पानी के द्वारा गीले नहीं हो पाते, और झाग के साथ सतह पर ऊपर आ जाते हैं। जबकि अशुद्धियां पानी को अवशोषित करके भारी हो जाती हैं और बॉटम को हिंदी में क्या कहते हैं? तल में नीचे बैठ जाती हैं। इसमें क्या होता है, सल्फाइड अयस्कों के लिए ही काम में क्यों लाते हैं? क्योंकि सल्फाइड अयस्क क्या करते हैं? तेल के कणों को, तेल की बूंदों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। जब तेल लग गया ऊपर तो फिर पानी लगेगा क्या? फिर पानी और तेल की तो दुश्मनी है। पानी को फिर वो अपने पास भी नहीं आने देगा, तो फिर पानी जब तक उसके अंदर नहीं जाएगा तब तक वो हैवी नहीं होगा, हल्का रहेगा, और हल्के कण तो ऊपर आ जाएंगे। और अशुद्धियां क्या करेंगी? पानी को सोख लेंगी, अवशोषित कर लेंगी। पानी अवशोषित करते से अशुद्धियां क्या होंगी? और भारी होकर नीचे बैठ जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों की जो गीला होने की प्रवृत्ति है, गीला मतलब पानी को अवशोषित करने की प्रवृत्ति, वो अलग है।
एक पानी को अवशोषित कर रहा है, एक नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसकी सतह पर तेल के कण आ गए, तेल की बूंदें आ गई, है ना? क्या बेटा? सल्फाइड के अंदर नहीं, तेल डालते हैं अपन उसमें। उदाहरण इसके पीबीएस। पीबीएस का नाम क्या है? गैलेना। जेलेनस क्या नाम है? इनके लिए काम में लाएंगे अपन, है ना? ये सब सल्फाइड है इसके हैं। HGS, सिनेवा, CuFeS2, कॉपर, या एक नाम और लिखा होगा मैंने इसका, चाल्कोपाइराइड भी कहते हैं। तो इनके लिए ये काम में लाते हैं। तो क्या करते हैं इसमें? एक विधि क्या है देखो। वैसे विधि का बहुत सारा मतलब तो मैं सिद्धांत में भी बता दिया। एक बहुत बड़ा पानी का क्या लेते हैं? टैंक। इसमें पानी का टैंक लेते हैं, इसमें पानी और तेल डाल देते हैं। तेल किसका लेते हैं? जो सस्ता पड़े। सरसों का से भी सस्ते आते हैं तेल, सरसों से भी सस्ते तेल आते हैं। पाम ऑयल, पाम ऑयल बहुत सस्ता आता है, उससे भी सस्ते होते हैं पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल। अब ज्यादा बदतमीजी मत करो, ठीक है ना? अब तो हम बदतमीजी इतनी ठीक नहीं है। ये शब्द तुम्हारे पेरेंट के सामने बोल के देखना। हमारा दर्जा पेरेंट के बराबर ही है गुरु का। तो अगर तुम में इतनी तमीज है तो तुम्हारे पेरेंट के सामने भी ये शब्द बोलना। तो बदतमीजी की लिमिट पार कभी मत करना। कोई बोल लेते हैं, बातें कर लेते हैं, मजाक कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बदतमीजी हो गए। समझा रहे हैं कि भाई ये तेल ही क्यों लेते हैं? क्योंकि सस्ते होते हैं, क्योंकि हमेशा कोशिश ये करते हैं खर्चा कम आए, कोई भी प्रोसेस हो। इसका मतलब नहीं है बदतमीजी दो। अयस्क की अशुद्धियां, अयस्क और अशुद्धियां तो डालेंगे। इसके अलावा इसमें एक संग्राहक भी डाला जाता है। ठीक है, संग्राहक बताएं, सबका काम बताएंगे, सबका फंक्शन बताएंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे। इसमें काफी टाइम लगेगा इस विधि को समझने में, पढ़ने में। उतना आसान नहीं जितने पहले वाली दोनों विधियां हैं। इसको, इस सारे मिश्रण को चलाने के लिए एक क्या लगा देते हैं? सारे मिश्रण को चलाने के लिए स्टीरर बोलते हैं इसको, स्टीरर। और क्या कहोगे आप वैसे स्टीरर को? इसको चलाने के लिए, इसको मिलाने के लिए एक स्टीरर लगा देते हैं। अंग्रेजी में स्टीरर कहते हैं, हिंदी शब्द क्या होगा? बिलोडक। बिलोडक, बिडोलक होता है, बिलोडक होता है। बिडोलक, है ना? बिलोडक, बिलोडक का नहीं होता, बिलोने वाला। बिलोना, बिलोना से बना हो, तेज को बिलोते हैं ना, तो उसको बिलोने को अपन बिलोडक से, है ना? जैसे छाछ में से वो घी, तो उसको बिलोड़ते हैं, क्या कहते हैं? बिलोना। मथना, हाँ मथना ही है, मथनी है, ये मथनी है। आप कुछ भी लिख दे,
यहां से क्या प्रवाहित करते हैं इसमें? हवा, एयर। हवा के क्या बनते हैं? झाग बन जाते हैं, बबल बनते हैं। ये बबल, इन बबल के ऊपर कौन जाके इकट्ठे हो जाते हैं? अयस्क के कण। ये क्या है? एयर बबल है। इन एयर बबल के ऊपर कौन जाके इकट्ठे हो गए हैं? ये अयस्क के कण। दो परत बनती हैं। एक परत पहले किसकी बनती है? संग्राहक की। उसके ऊपर जाके इकट्ठे होते हैं किसके कण? अयस्क के कण। संग्राहक की मदद से इकट्ठे होते हैं। और ये कहां आ जाते हैं? ऊपर झाग के साथ। ऊपर झाग के साथ आ जाएंगे कौन? अयस्क के कण। और नीचे तली में कौन बैठ जाएंगी? सब बता रहे हैं अभी, सब बता रहे हैं अभी, है ना? हाँ लिखो। बता रहे हैं तो नोट कर लो। अभी बता रहे हैं दर्शन। दो देखो, एक तो एयर बबल बन गया, दो लेयर लगाना। पहली लेयर किसकी होगी? संग्राहक की। दूसरी लेयर किसकी होगी? अयस्क की। इसको बोलते हैं ट्वियर। हिंदी में क्या बोलोगे ट्वियर को? पाइप बोल दो, पाइप। और क्या? हाँ, एयर बबल ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे तो झाग बन जाएगा। फैनक, अंग्रेजी शब्द क्या है फैनक का? फ्रोथर्स। फैनक का काम कौन करता है? पाइन या फिर यूकेलिप्टस ऑयल। ये क्या करते हैं? झाग बनाने में मदद करते हैं। इसलिए नाम क्या दिया है इनको? फैन बनाते हैं ये, इसलिए फैनक यानी फ्रोथर्स। तेल होता क्या है वास्तव में? जो उच्चतर वसा अम्ल होते हैं, उच्चतर मतलब जिनका अणुभार ज्यादा होता है, उनके ग्लिसरॉल के साथ बने हुए ट्राइएस्टर क्या कहलाते हैं? ऑयल। ऑयल का फॉर्मूला ये होता है ग्लिसरॉल के ट्राइएस्टर बना दो। ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन के क्या होते हैं? ट्राइएस्टर।
और किसके ट्राइएस्टर होते हैं? उच्चतर बसा अम्लों, यानी आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ? बहुत ज्यादा, C15H31, C17H 33, ठीक है। आर यहाँ बहुत बड़ा होगा। ये है ऑयल या तेल का फॉर्मूला है, ट्राइएस्टर है ये, किसके? ग्लिसरॉल के। पानी में डालेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा एस्टर वाला, और पानी में डालते से ही क्या मिलेगा आपको? RCOO माइनस। क्या मिलेगा? अब इस आर की बहुत लंबी पूंछ होगी ये, CH3 CH2 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 CH2, 15 या 17 कार्बन, 1 2 3 4 जितने 15-17 कार्बन बना लेना आईडीए से ये, और लास्ट में क्या होगा यहाँ? COO माइनस। ये तो क्या है? इसका हाइड्रोकार्बन भाग है। क्या है? हाइड्रोकार्बन वाला भाग है ये, जो कैसा है? अध्रुवीय है। और ये तुम्हारा है क्या? इसका ध्रुवीय भाग है, पोलर एंड है। हाँ, अध्रुवीय भाग है। ये जल से नफरत रखता है और जल के प्रति आकर्षण रखता है। इसको हेड बोलते हैं, हेड यानी सिर, और ये टेल है ना, टेल, टेल है ये, टेल यानी पूंछ, और ये हेड यानी सिर। ये कैसा है? ये वाला भाग जल विरोधी, जल विरोधी है। और ये क्या है? ये भाग है तुम्हारा जल स्नेही। अब एक बात देखो, जो सल्फाइड एसिड होगा वो क्या होगा? ये होगा M+ और S-। क्या करेगा? ये तेल की जो बूंद है इसको ये अपनी ओर खींचेगा, खींच लेगा ये तेल की बूंद को अपनी सतह पर, तो इसकी सतह पर आ जाएंगी तेल की बूंदें। और ये तो माइनस, इसको शॉर्ट में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये माइनस, तो ये प्लस वाला माइनस को खींचेगा ये, तो तेल की बूंदें आकर के इसकी सतह पर क्या हो जाएंगी? ये अधिशोषित हो गई। क्या? वो डिटर्जेंट अलग चीज है, वो वैसे ही पढ़ाएंगे वहां भी, है ना, वो भी ऐसे ही, हाँ मिसाइल भी ऐसे ही बनाएंगे, वो वहां पढ़ाएंगे मेरे को जो पढ़ाना है। तो ये सल्फाइड एसिड ने क्या किया? ध्रुवीय सल्फाइड एसिड भी, और इसका ध्रुवीय भाग है उसको खींच लिया। अब ये ध्रुवीय भाग तो इससे जाके चिपक गया, और ये वाला भाग बाहर की तरफ निकल गया। कौन सा? ये हाइड्रोकार्बन, जो जल का विरोधी है। तो अब क्या होगा? जब तेल की बूंद आकर के इसके सतह पर लग गई तो अब जल को चिपकने देगी क्या? अब जल को नहीं चिपकने देगी, ठीक है। जल को क्या करेगी? ये प्रतिकर्षित। तो इसका कार्य समझ में आ गया भाई? फेनक या तेल की बूंद कैसे अधिशोषित हो रही है, जल को क्यों नहीं अधिशोषित करने दे रही। चलो देखो, ये समझ लो, बढ़िया चैप्टर है, कोई रटने वाला नहीं है, समझ में आ जाएंगी बातें तो आपके पूरे क्वेश्चन बन जाते हैं इसके। कभी कोई क्वेश्चन का डाउट बचता ही नहीं इसमें। रटने की कोशिश मत करना, रटने का है ही नहीं कुछ भी, कुछ नहीं है रटने का। ब्लॉक भी नहीं होते केमिस्ट्री में, ब्लॉक केमिस्ट्री में समझाने का, सब समझने का होता है। अब याद हो जाएगा, नाम में क्या है, नाम याद करने में क्या है, अपने आप हो जाते हैं। एक बार भी जो है आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। परमानेंट याद रखने के लिए 3 बार रिवीजन करना पड़ता है। ऐसा
मनोवैज्ञानिक कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनका ऐसा कहना है एक पहली बार में कोई चीज किसी भी इंसान को नहीं याद होती, 3 बार रिवीजन कर लो वो चीज आपके दिमाग में परमानेंट बैठ जाएगी। भूलने से पहले, ऐसा कहते हैं, ऐसा नियम है, किसी चीज को भूलने से पहले आप उसका रिवीजन कर लो 3 बार, फिर वो आप कभी लाइफ में जिंदगी में भूलोगे नहीं। अब आपने पहली बार पढ़ा और उसको फिर आपने बहुत दिनों बाद पढ़ा, जब तक भूल गए तो फिर वो दूसरी बार पढ़ना मतलब नया पढ़ना है। आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी चीज आपको भूलने से पहले 3 बार रिवीजन कर लो, फिर नहीं भूलोगे आप। अपन क्या भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं तो फिर तो वो अपने लिए नया जैसा हुआ ना। हाँ, वो तो आपको पता खुद चल जाएगा। जैसे कि ये कह रहा है कि 4-5 दिन में भूल जाते हैं, तो उसको 4-5 दिन में रिवीजन करो। कोई 8 दिन में भूलता है, ये तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या है, हर एक के दिमाग की जो मेमोरी है, उसकी कैपेसिटी है, या उसकी जो चिप है, या उसके अंदर जो डेटा कार्ड है, वो तो भगवान ने अलग अलग बनाया। तो उसके लिए तो अपन कह नहीं सकते कि कौन कितने दिन में भूलता है, कौन कितना याद रख पाता है। जिनमें डेटा कम होता है ना, वो एक दिन में ही डिलीट हो जाता है सब। अब मेमोरी कार्ड की तो एक रेंज है, अब उस मेमोरी कार्ड में तुम फालतू की बातें भी तो डाल देते हो ना। वो फालतू की बात, तो अब कार्ड की कैपेसिटी कम है, फालतू की बातें ज्यादा है, तो काम की बातें कम जाएंगी। अब उसको डिलीट मारना पड़ेगा, तब जाकर के वो फिर जो है बातें उसके अंदर रुकेंगी। सल्फाइड है इसका भैया, एम यानी धातु, ऐसे यानी सल्फर, एम पर धनावेश, सल्फर पर ऋणावेश। सब याद रहता है और सब समझ में आता है, टाइम लगता है। और किसी भी आप एग्जाम का या कोई भी आप टारगेट बना के काम करते हैं, कुछ भी, उसमें समय लगता है 3 साल का। 3 साल आप लगातार मेहनत करते हैं, तब आपको किसी भी काम में सफलता जाकर के मिलती है। बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ भी करो यार, तो 3 साल तो चाहिए ना कम से कम। नहीं है तो नो प्रॉब्लम। स्थायी कारक, अब क्या है, झाग बनते हैं पानी के, और पानी के झाग तुमने खूब बनाए होंगे। अब वो झाग की तो बहुत कम लाइफ होती है, बना टूट गया, बना टूट गया। अभी मैंने फिगर बनाया था, मैंने तो झाग को जिंदा रखा था ऊपर तक ले जाने के लिए, इतनी देर तो जिंदा रहे कि वो ऊपर तक पहुंचे, और वो बनते से ही टूट गया, तो फिर आइस के कण उसकी सतह पर कहाँ आके चिपकेंगे, और अपना प्रोसेस होगा ही नहीं संपन्न। अच्छा, कारण क्या होता है कि पानी के झाग बनते से ही टूट जाते हैं? पानी का पृष्ठ तनाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए झाग बनते से टूट जाते। अगर कुछ ऐसा मिला दिया जाए जो पानी के पृष्ठ तनाव को थोड़ा कम कर दे,
तो पृष्ठ तनाव को कम करने वाला कोई पदार्थ अगर मिला दे तो उसकी झाग की जो आयु है वो थोड़ा बढ़ जाएगी, थोड़ी देर तक वो जिंदा रहेगा जब तक अपन प्रक्रम करेंगे। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? तो ये पानी के पृष्ठ तनाव को कम करके और उसकी आयु को बढ़ा देते हैं, झाग के आयु को बढ़ा देते हैं, है ना। हाँ, शैम्पू मिला देंगे, शैम्पू। सही बात है, शैम्पू में भी कोई ऐसा पदार्थ मिलाया होगा जिससे उसके झाग जो बनते हैं ना, साबुन के झाग भी बनते हैं, साबुन ही शैम्पू है, शैम्पू ही साबुन है। लेकिन साबुन के झाग तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन शैम्पू में कुछ ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है कि वो झाग को थोड़ी देर तक जिंदा रखता है। बनते झाग साबुन के है, वहां भी वो भी साबुन ही होता है, शैम्पू कोई अलग से कोई पदार्थ नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर चलो देखो, इसमें यह पानी के पृष्ठ तनाव को कम करके झाग को स्थायी बनाता है। पानी के पृष्ठ तनाव को कम करके झाग को क्या करते हैं? यह पानी के पृष्ठ तनाव को कम करके झाग को स्थायित्व प्रदान करते हैं। कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं स्थायी कारक के रूप में? क्रेसॉल और एनिलीन। इनके फॉर्मूले तो सब जानते हो भाई तुम सब। क्रेसॉल क्या है, एनिलीन क्या है, फॉर्मूला याद ही होगा सबको। नहीं है तो तुम्हारा नहीं है तो कर देना। हाँ, ये स्थायी बनाते हैं भैया झाग को, क्रेसॉल और एनिलीन। संग्राहक, संग्राहक कलेक्टर। संग्राहक का अंग्रेजी नाम क्या है? कलेक्टर। कलेक्टर जो नाम पड़ा ना, पुराने समय में जब कलेक्टर का पहली बार पद बनाया गया तो उसका मुख्य काम था लगान यानी राजस्व को इकट्ठा करना। राजस्व या लगान को इकट्ठा करने वाला वो अधिकारी था पहले, तो इसलिए उसका नाम उस समय संग्राहक ही था। कलेक्टर उसका अंग्रेजी शब्द है, उसका काम ही मुख्य ही है। आज भी कलेक्टर का अगर मुख्य काम पूछा जाए तो राजस्व, राजस्व मतलब लगान, टैक्स, उसको इकट्ठा करना होता है। उसका मुख्य वर्ग ही है, कलेक्टर का काम ही मुख्य ही होता है। अब खुद नहीं करता, कैसे कहा जाएगा? उसके सबकी एंट्री होती है, ऐसे थोड़ी कलेक्टर अपने घर रख लेगा। ये पुरानी व्यवस्था थोड़ी है राजा महाराजाओं के टाइम की, कि जागीरदार और जमींदार जो है राजस्व इकट्ठा करते थे और वही रख लेते थे, आधा आधा वहां पहुंचा देते थे। चलो लिखो, संग्राहक इसका क्या काम है? लिखो, यह अयस्क के कणों को, यह अयस्क के कणों को बबल की सतह पर यह अयस्क के कणों को बबल की सतह पर इकट्ठा करने में मदद करता है। फॉर्मूला क्या है? देखो इसका बना के बता दें। देखो, सोडियम मैंने क्या ले लिया? एथॉक्साइड, C2H5O- Na+, और
इसको डाल दिया मैंने किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में। कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, यहां अटैक करेगा, इसका ये बॉन्ड तोड़ देगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और ये पदार्थ बन जाएगा C2H5O, डबल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड S माइनस Na+। इसका नाम है सोडियम इथाइल जैंथेट। और यही किसका काम करता है, संग्राहक का, कलेक्टर का। ये क्या करता है, जैसे ये बबल बन गया, जैसे मिसाइल बनता है ना, मिसाइल, तो मिसाइल में क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो केंद्र की तरफ निर्देशित हो जाता है और हाइड्रोफिलिक कहां आ जाता है, सतह पर। आ गया ना ये? तो इसका ये वाला जो भाग है, ये वाला, वो तो कहां चला गया, केंद्र की ओर। और इसका जो ये धनात्मक भाग है वो कहां आ गया, सतह पर, है ना। अयस्क के धनात्मक भाग से तो कौन चिपके हुए हैं, इसके ऋणायन। इसका ऋणात्मक भाग फ्री है अयस्क का, तो अयस्क का ऋणात्मक भाग आकर के क्या होता है, फिर इससे चिपक जाता है। और ये तेल की जो बूंद का हाइड्रोफोबिक बाहर है वो कहां चला जाता है, ये बाहर की तरफ चला जाता है भाई, समझ गए। ऐसे जाकर के ये पूरा प्रक्रम संपन्न होता है ना। पहले अंदर की तरफ जो है और जो सरफेस पर है वो कौन है, संग्राहक है। संग्राहक की मदद से आकर के कौन चिपक गए, अयस्क के कण। ये अयस्क के कण है, ये संग्राहक है। ये है तुम्हारा संग्राहक का काम करने वाले का फॉर्मूला। याद रखना है, फॉर्मूला पूछा है स्वाध्याय में, सोडियम इथाइल जैंथेट। हमारे दोस्त कलेक्टर बहुत सारे तो नहीं है, 2 हैं। स्टूडेंट हमारे काफी हैं, एसडीएम है, तहसीलदार हैं। राजस्थान में नहीं, हम एमपी गए तो वहां ज्यादा। इथाइल जैंथेट हिंदी में लिखोगे, नहीं यूपी में नहीं। सोडियम होंगे तो पता नहीं है हमें, कोई काम नहीं आते। सब लोग क्या है कि जब अब बदल जाते हैं, सबका व्यवहार अपना भी बदल जाता है, अपने आप दुनिया एक बन जाती हैं। आप लोग जैसे आप भी अगर आगे बहुत सारे अपने अलग अलग जॉब में जाएंगे, कोई बड़े बन जाएंगे, तो देखना आप लोगों में भी अंतर आ जाएंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पुराने दोस्तों के साथ भी दोस्ती बनाए रखते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं करते, ऐसा इतना भी कोई रूखा नहीं करते। जाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको चाय पिलाएंगे, आपके साथ सब करेंगे, लेकिन वो एक अलग चीज होती है कि अपन कहेंगे भाई मैं उसका कोई फायदा नहीं उठा पाता। वो कलेक्टर तो एक छोटा मोटा पद है। हमारा एक भतीजा है, वो तो काफी मंत्रियों के साथ उसके बहुत बढ़िया बढ़िया रिलेशन है, उनके साथ दिन रात उठता बैठता। वो मंत्री उससे कहते हैं कि भाई तू कुछ कर ले, लेकिन वो उसका व्यवहार या नेचर ऐसा नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाता। ये तो नेचर भी होता है, वो तो क्या है, ये भी एक कलाकारी होती है। कुछ लोग इतने मक्कार और झूठे होते हैं, किसी से कोई संबंध नहीं है तो भी उसका फायदा उठा लेते हैं, झूठ बोल के। ये तो क्या है कि गुण होता है हर व्यक्ति में। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता कि आपके किसी बड़े व्यक्ति के साथ संबंध है तो आप और फायदा उठाने पर उसको भी तो बुरा लगेगा।
आप उससे बिना पूछे अगर उसके नाम का कोई फायदा उठाते हैं, तो आप कोई पद पर है और आपसे कोई बिना पूछे आपके नाम का कोई फायदा उठाए, आपके नाम पर कोई गलत काम करे या कोई कैसा काम करे, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। हाँ, चलो अगला आगे डालो। करा 2 सल्फाइड एस्को का पृथक्करण। क्या कभी कभी जाते हैं, कभी कोई काम होता है तो ये जो सामान खरीदना होता है ना, उसमें रिलायंस डिजिटल है शायद अंदर, है ना? रिलायंस डिजिटल पर कभी कोई चीज लेनी होती जाते, और उसमें 1-2 जैसे कपड़े हैं जीन्स या बच्चों को दिलाने होते हैं, जब अपने 1-2 अच्छे कोई शोरूम है कंपनियों के, तो चले जाते हैं। 2 सल्फाइड एस्को का पृथक्करण। आप जैसे ये दोनों सल्फाइड हमेशा साथ में मिलते हैं, ZnS और कौन सा, अब अगर जैसे अपन झाग प्लावन विधि से ही अलग करेंगे, लेकिन जैसे अपन ने इनको डाला पानी के टैंक में, तेल और वो सोडियम इथाइल जैनथेट यानी सब डाल दिया और अपन ने वो प्रोसेस किया, तो दोनों ही तो साथ में ऊपर आ जाएंगे। इन दोनों को अगर अलग करना है तो क्या करना है, इस झाग उत्प्लावन विधि में और कुछ भी मिलाना पड़ेगा। इन दोनों को अलग करना है तो प्रोसेस तो कौन सी उपयोग में लाएंगे, झाग उत्प्लावन विधि काम में लाएंगे। लेकिन जैसे अपन ने 3 चीजें डाली, एक तो स्थायी कारक डाला, संग्राहक डाला और क्या डाला, फेनक प्रोतस, तेल डाला सोडियम इथाइल जैनथेट और ये डाले। इन 3 के अलावा एक और चीज डालनी पड़ेगी, दोनों को इनको अलग करना है। क्यों? अगर आपने चलो प्रोसेस अपनाया तो दोनों साथ में ही तो जाएंगे ऊपर, दोनों ही सल्फाइड है, दोनों ही तेल की बूंदों को अपने ऊपर रोकेंगे, दोनों ही झाग पे चले जाएंगे, झाग के साथ ऊपर चले जाएंगे। इन दोनों को अलग करना है अपने को, एक को नीचे रोक के रखना है, दूसरे को ऊपर ले जाना है पहले, फिर जब वो पहले वाला ऊपर चला जाए, पूरी तरह से अलग हो जाए, फिर दूसरे को ऊपर लाना है। तो इसमें एक पदार्थ और मिलाते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अंग्रेजी शब्द लिख दूं पहले, फिर हिंदी शब्द लिख देंगे। उस पदार्थ का नाम है डिप्रेजेंट, हिंदी में कहते हैं बेमंदक। हाँ, बेमंदक क्या करेगा, एक को रोक देगा, दोनों में से किसी एक सल्फाइड को क्या करेगा, वो नीचे रोक लेगा और दूसरे को फ्री रखेगा तो वो ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे पदार्थ जो 2 सल्फाइडों में से किसी एक सल्फाइड को क्या करेगा, जाने से रोक देगा, बेमंदक। इसका मतलब डिप्रेजेंट यानी उसको डिप्रेस करेगा, डिप्रेस मतलब रोकेगा, बेमंदक मतलब उसकी गति को मंद करेगा। तो ऐसे पदार्थ को इसमें मिला देंगे। और कौन से होते हैं बेमंदक, साइनाइड, कोई भी साइनाइड मिला सकते हो। क्या होगा, जैसे मैंने ये झाग उत्प्लावन विधि कराया, दोनों सल्फाइड के साथ में है, इसमें मैंने ये सारी चीजें तो डाली थी पहली वाली, तो वो तो प्रोसेस करना ही पड़ेगा मुझे। साथ में मैंने इसमें साइनाइड डाल दिया, क्या डाल दिया, साइनाइड। अब देखो इन दोनों में से बताओ, जिंक और लेड में से किसकी साइनाइड के साथ संकुल बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा है? इसकी। जिंक पे आवेश घनत्व ज्यादा होता है, आवेश और आकार का अनुपात ज्यादा होता है। आकार छोटा है Zn+2 का, Pb+2 का आकार, तो इसकी क्षमता ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, जैसे जिंक का सल्फाइड आयस्क है, इसकी सतह पर एक लेयर बन जाएगी जिंक के साइनाइड की, इसकी लेयर बन जाएगी सतह पर, यहां
जिंक के साइनाइड की लेयर बन जाएगी। यानी क्या करेगा ये जिंक इसके साथ साइनाइड के साथ क्या करेगा, जिंक साइनाइड बना लेगा। अब ये तो पानी में घुलनशील होगा, होगा क्या नहीं? सल्फाइड तो अंदर रह गया, सतह पर ये बन गई लेयर, तो ये कहां रह जाएगा? अब ये नीचे जल में। लेड का सल्फाइड इस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा, इस तरह की लेयर नहीं बनाएगा, तो ये झाग के साथ कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये जब पूरा हट जाएगा तो इस लेयर को हटाएंगे। इसको हटाने के लिए इसमें क्या डाल देंगे? कॉपर सल्फेट। अब पहले तो इसने तो रोका इसको, ये तो किसका काम कर रहा है? विमंदक का। इसको रोकने का काम कर रहा है कि नहीं है? अब ये क्या करेगा, कॉपर का सल्फाइड जो है इस साइनाइड के साथ खुद संकुल बना लेगा। कौन सा? CuCN का होल 4। ये साइनाइड के साथ क्या करेगा? खुद संकुल बना लेगा। जिंक का सल्फाइड क्या होगा? यहां पर मुक्त होके नहीं ऊपर चला जाएगा। तो इसने क्या काम किया? इसको रोका नहीं है, जाने दिया है। रोका तो इसने, तो ये क्या कहलाएगा? एक्टिवेटर। हिंदी शब्द क्या होगा एक्टिवेटर का? सक्रिय कारक। इसको क्या कहेंगे अपन? कारक। तो इसमें दो पदार्थ मिलाए जाएंगे। पहले कौन सा मिलाया जाएगा? विमंदक, जो क्या काम करेगा? इसको ऊपर जाने से एक सल्फाइड को रोक देगा। फिर कौन सा पदार्थ मिलाया जाएगा? सक्रिय कारक, जो दूसरे पद में सल्फाइड को, दूसरे सल्फाइड को फिर ऊपर आने के लिए प्रेरित करेगा। अब ये दो सल्फाइड अलग होंगे। तो ये प्रोसेस में ये दोनों डाले जाएंगे अगर दो सल्फाइड है तो। विमंदक भी मिलाया जाएगा, संग्राहक भी मिलाया जाएगा। तो लिखोगे, विमंदक के बारे में लिखाना है मुझे पहले है। दो सल्फाइडों को पृथक करने के लिए ये काम में लाते हैं। दो सल्फाइड नहीं है तो जरूरत नहीं है फिर इसकी। दो सल्फाइड हो तब काम में आएंगे। हाँ, विमंदक हेडिंग डाल लिया तुम लोगों ने? है, हाँ, अवनमक भी कहते हैं। इसका एक और शब्द और है, अवनमक। विमंदक भी कहते हैं, अवनमक भी कहते हैं। हिंदी में शब्द एक और भी, अंग्रेजी शब्द एक ही है, डिप्रेजेंट। क्या? अब नमन, अब नमक, कैसे? अब नामक, अब नामक, ठीक है। अब नमक, मैं तो अब नमक ही जानता हूँ यार, नामक नहीं होता, अब नमक ही है। ये गलत करवा दिया, पहले सही था। अब नमक, अब नमक ही होता है, नामक नहीं होता। चलो लिखो, अब नमक दो सल्फाइडों में से किसी एक सल्फाइड को झाग के साथ ऊपर जाने से रोक देता है। ठीक है ना? क्या रोक देता है? क्योंकि उसकी सतह पर क्या बना लेता है? ये संकुल यौगिक, क्योंकि यह उसकी सतह पर एक संकुल यौगिक बना लेता है। कौन सा होता है अब नमक? साइनाइड, है ना? कोई भी साइनाइड ले सकते हो, सोडियम, पोटेशियम। और संग्राहक होता है दूसरा, नहीं संग्राहक नहीं, सक्रिय कारक, एक्टिवेटर्स। ये क्या काम करता है? एक्टिवेटर।
हाँ, ऊपर ले आता है। मैंने कहा ये लेयर हटा देगा ना, ये लेयर हट जाएगी, इसके साथ इसने लेयर के साथ रिएक्शन करके इसको तो साइनाइड बना लिया। क्या? हाँ, इसलिए ये विधि तो अपन जब काम में लाएंगे जब वो पहले वाली दोनों विधियां काम में नहीं आ रही होंगी। हमेशा फर्स्ट विधि जो है ना उसमें कोई खर्चा नहीं है, पानी की धारा ही प्रवाहित करना है, सबसे सस्ती है, इसलिए हमेशा स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। जब वो काम नहीं आती तब दूसरी विधियां काम में लेते हैं। फिर पट्टे वाले में भी कुछ नहीं है, करंट पास करा के चुम्बक बनाना है, तो उसमें कोई क्या क्या कह रहे हैं? समय टाइम समान लगता है, टाइम तो अलग अलग लगेगा। सक्रिय कारक क्या करता है? अयस्क को सक्रिय करके झाग के साथ ऊपर भेजता है। अयस्क को सक्रिय करके झाग के साथ ऊपर भेज देता है सक्रिय कारक। डिप्रेजेंट के बारे में लिख लो, ऐसे पदार्थ जो अयस्क को झाग के साथ ऊपर जाने से रोकते हैं, ऐसे पदार्थ जो अयस्क को झाग के साथ ऊपर जाने से रोकते हैं उन्हें डिप्रेजेंट कहते हैं। और सक्रिय कारक किसको कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो अयस्क को झाग के साथ ऊपर ले जाने में मदद करते हैं वो सक्रिय कारक कहलाता है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए मनीष जी। बढ़िया है। कहाँ? 11 से 4 में? किस लिए? आज है क्या? अच्छा, तो लंच करने कब जाएंगे? क्या लिखा? लिख लिया? ये आ गया समझ में?
ये विधि आ गई, सब बातें इसमें नहीं है, थोड़ा सा याद रखने के लिए चीजें हैं। हर एक बहुत सारे चीजें मिलाई अपन ने, ये 4-5 बातें हैं। ऑयल का क्या काम है, स्थायी कारक कौन से मिलाए हैं, संग्राहक उसका फॉर्मूला, उसका नाम याद रखना है, ये डिप्रेजेंट और ये एक्टिवेटर। कौन आ गया भाई? हेलो, हाँ क्या कह रहे हो? ये विधि आ गई समझ में सबको? चौथी विधि है, अच्छा ये 3 विधियां हैं, ये भौतिक विधियां हैं। इनमें अपन ने किसी रासायनिक क्रिया का प्रयोग नहीं किया है, देख लो। कहीं केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, ना तो गुरुत्वीय या घनत्व पृथक्करण में, ना ही चुंबकीय पृथक्करण में, और कहीं इसमें भी। ये लास्ट में अपन ने जब एक्टिवेटर मिलाए तब जरूरी है रिएक्शन हुई है। बाकी झाग प्लावन विधि सामान्य, देखो अपन इसकी जरूरत ना पड़े तो उसमें जरूरत ही नहीं है कहीं रासायनिक क्रिया की। तो ये तीनों कौन सी विधियां कहलाती हैं? भौतिक विधि। अब चौथी विधि जो है वो है, चौथी तो है, 5वीं आते हैं। रासायनिक पृथक्करण, वो तो 2 सल्फाइडों को अलग करने के लिए चौथा पॉइंट है। मैंने 4 चीजें पढ़ाई ना उसमें, तो वो 2 सल्फाइडों को अलग कर रहे हैं, उसका पॉइंट है ये। तो झाग उत्प्लावन विधि का ही भाग है ये विधि कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? ये यहाँ पर भी झाग उत्प्लावन में ही मिला रहे हैं अपन, ये अलग से कोई विधि नहीं है। अपन ने ये डिप्रेजेंट और एक्टिवेटर जो मिलाए हैं ना, ये झाग उत्प्लावन विधि में ही मिलाए हैं। ये झाग उत्प्लावन विधि काम में आएगी सल्फाइड के लिए। रासायनिक पृथक्करण, अंग्रेजी शब्द क्या होगा? केमिकल सेपरेशन, या इसी को एक नाम और देते हैं, निच्छालन। लीचिंग, निच्छालन कहते हैं, प्रक्षालन कहते हैं। मतलब जलीय प्रक्षालन था। निच्छालन होता है, प्रक्षालन जो भी है, निच्छालन ही होता है। और इस विधि में क्या करते हैं? कोई रासायनिक अभिकर्मक उपयोग में लाते हैं। क्या करते हैं? तो जो अयस्क के कण होते हैं वो तो रासायनिक अभिकर्मक से रासायनिक अभिक्रिया करके और विलयन में चले जाते हैं, घुलनशील पदार्थ बना लेते हैं तो विलयन में चले जाते हैं। रासायनिक क्रिया करके जो पदार्थ बनाएंगे वो घुलनशील होता है तो विलयन में रह जाता है। और अशुद्धियां कैसी रहती हैं? अविलय, अघुलनशील। उनको अपन क्या करते हैं? छान करके अलग कर लेते हैं। और अयस्क अपना विलयन में चला गया, वहां से अयस्क को अलग कर लेंगे अपन, वहां से धातु अलग कर लेंगे। तो देखो इस विधि में किसी रासायनिक अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। किसी रासायनिक अभिकर्मक का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अयस्क अभिकर्मक के साथ रासायनिक क्रिया करके, अयस्क अभिकर्मक के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके
घुलनशील यौगिक बना लेता है। अयस्क अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके घुलनशील यौगिक बना लेता है और अशुद्धियां अघुलनशील रहती हैं, जिन्हें छानकर, और अशुद्धियां अघुलनशील रहती हैं जिन्हें छानकर पृथक कर दिया जाता है। ठीक है भाई। उदाहरण इसमें एक तो बॉक्साइड जो होता है ना, बॉक्साइड किसका है? इसका है, इसके लिए ये काम में लाते हैं। दूसरा सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड के लिए भी अपन ये रासायनिक पृथक्करण जो विधि है ये काम में लाते हैं। पूरी विधि तो मैं जब ये पढ़ाऊंगा वहीं बताऊंगा आपको, पूरी विधियां तो मैं जहां पर पढ़ाऊंगा वहीं बताऊंगा। अच्छा एक बात और बताएं, हर एक रासायनिक पृथक्करण को अपन निच्छालन नहीं कहते। निच्छालन हर एक रासायनिक पृथक्करण नहीं कहलाएगा। निच्छालन उसी को कहेंगे जब अपन रासायनिक पृथक्करण में किसका प्रयोग करेंगे? पानी का, जल का, जल का प्रयोग करेंगे तब उसे निच्छालन कहेंगे। हर एक रासायनिक पृथक्करण निच्छालन नहीं होता भैया, समझ गए बात? हर एक रासायनिक पृथक्करण को अपन निच्छालन नहीं कहते हैं ना। ये बॉक्साइड का साधारण यही पढ़ा दें कि एल्यूमिनियम की धातु कर्म में पढ़ाएं? हैं? यहीं पढ़ लो। चलो अभी टाइम है कि अभी खत्म हो गया? कौन? ए सर